हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक छोटा सा राजनीतिक विश्लेषण पेश कर रहा हूं आपके सामने सन 2024 के चुनाव के मद्देनजर कि उन आम चुनाव में मोदी की वापसी होगी या मोदी जी बाहर होंगे। और इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से यानी उत्तर भारत में एमसीडी के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, राज्यों के चुनाव हुए, वहां पे मिले जुले परिणाम आए हैं और मोदी अंध विरोधियों को यह लगता है कि अब मोदी को 2024 से बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? एक छोटा सा विश्लेषण प्लीज, उम्मीद करता हूं कि इसे सुनेंगे और खासकर राजनीतिक छात्रों को इस विश्लेषण को जरूर सुनना चाहिए और ये आकलन सन 2024 के परिणाम के बाद आपके काम आने वाला है। अब सबसे पहले मैं आता हूं कि चुनाव के परिणाम कहां क्या हुए और इन चुनाव परिणामों ने हर किसी दल को खुश रखा है। गुजरात में भाजपा को खुश रखा, हिमाचल में कांग्रेस को खुश रखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खुश रखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खुश रखा, यानी कि हर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल को खुश रखा। और जितने भी मोदी अंध विरोधी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको इन चुनाव के परिणामों से बड़ी खुशी मिली। लेकिन जिस तरीके से मीडिया सिर्फ गुजरात के चुनाव के परिणामों पर फोकस है, उससे हिमाचल की बीजेपी की हार और एमसीडी में बीजेपी की हार से जो ये खुश थे, ये बड़े तिलसे हुए हैं। कह रहे यार साला मीडिया दिखाई नहीं रहा। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मीडिया पे ना जाइए। आप लोग यानी मोदी अंध विरोधी पत्रकार बुद्धिजीवी वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सोशल मीडिया के ही सच्चे पत्रकार बचे हुए हैं, उनकी चर्चाएं जरूर सुना कीजिए। कांग्रेस के लिए हिमाचल की जीत एक संजीवनी की तरह है। जहां उनको गुजरात में बहुत बुरी तरीके से हार मिली है, एमसीडी में तो उनका पत्ता ही गोल होने हो चुका है। मुझे लगता है कि ऐसे में हिमाचल की जो जीत है वो कांग्रेसियों के लिए एक अमृत के समान है, संजीवनी के समान है। और अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एमसीडी से भाजपा को बाहर धकेला है और जिसके कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, तो वास्तव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी 6-7 सीटें जीती हैं। तो ये उसके लिए एक गुड लक की तरह है। एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है आम आदमी पार्टी। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बम्पर सीटें हासिल की हैं और 1980 के दशक के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जब 149 सीटें उन्होंने जीती थी। अब 156 सीटें जीतकर हर भाजपाई बड़ा खुश है और हिमाचल की हार को और दिल्ली एमसीडी की हार को परोक्ष रूप से छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो तय है कि ये जो जीत है विराट जीत है और इस विराट जीत ने हिमाचल की हार को भी छिपा लिया है और एमसीडी की हार को भी छिपा लिया है भाजपाइयों से। गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बंपर जीत हासिल की है, वास्तव में काबिल तारीफ है। यानी 1980 के दशक में जब कांग्रेस ने 149 सीटें लाए थे, उसको रिकॉर्ड तोड़ के 156 सीटें लेके आए हैं, वो भी तब जब आप 7वीं बार सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, आप लगातार 6ठी-7वीं बार आप सत्ता में काबिज हो रहे हैं। वो भी तब जब ये कहा जा रहा है कि गुजरात में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं और विकास कार्य उतने नहीं हुए जितना बढ़ चढ़ के मीडिया दिखाता है। तो भी अगर इतनी सीटों में भाजपा जीत रही है, तो यानी कि मोदी पर भरोसा कायम है और वहां के मतदाताओं ने यह बताया है पूरे देशवासियों को कि हम मोदी से प्यार करते हैं, हम मोदी के लिए वोट कर रहे हैं और मोदी को हम 2024 में चुनाव जितवाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखने की स्थिति गुजरात में इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि हर किसी के अलग अलग पैमाने, लेकिन यहां पे लोगों ने मोदी को वोट किया है क्योंकि मोदी ने गुजरात चुनाव में बराबर हिस्सा लिया है। इसलिए आप इसे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा परिणामों को भी आप देख सकते हैं। यानी लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं गुजरात में, वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल परस्पर जो प्रतिद्वंदी युद्ध है, उन दोनों के बीच टिक गया है और कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो चुकी है। यानी कि जितना भी कांग्रेस का वोट था वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यानी भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, भाजपा अपने वोट को लेके आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि 15 साल से बीजेपी ही सत्ता में थी, दिल्ली राज्य में केजरीवाल है और इन दोनों में बड़ा मनमुटाव होता था। तो यहां के लोगों ने सोचा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मैंने हिस्सा भी लिया है, इसलिए मैं भली बात जानता था कि क्योंकि हर कोई चाहता था कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। लेकिन गौर कीजिएगा, एमसीडी के चुनाव को आप लोकसभा सीटों से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और मैंने फिर कहा, जिस तरीके से एग्जिट पोल में भाजपा को 50 सीटों से कम बताया जा रहा था, उसके बावजूद वो 100 सीटों से ऊपर लेके आई है और कई सीटों पर
वो 1000 वोटों के कम अंतर से हारी है, यानी आप भाजपा को एमसीडी से बाहर नहीं मान सकते हैं। यानी कि भाजपा को आपने हराया नहीं है, भाजपा खुद हारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली का वोटर बड़ा समझदार है, उसे पता है कि लोकसभा में कहां वोट करना है, नगर पालिका में कहां वोट करना है और राज्य में कहां वोट करना है। उन लोगों से जो लोग गांव की राजनीति करते हैं, गांव में वोट करते हैं, तो क्या जब वो गांव में वोट करते हैं तो क्या वो बीजेपी कांग्रेस सोचते हैं, मोदी के नाम पर वोट करते हैं? नहीं ना, परस्पर संबंधों के आधार पर वोट करते हैं। तो अगर हम ग्रामीण चुनाव को देकर अगर हम एमसीडी की चुनाव की तुलना लोकसभा से करने लगे तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, खासकर उन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए जो इस लड़ाई को, एमसीडी की लड़ाई को बीजेपी के लोकसभा चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। तो अगर एमसीडी चुनाव को आप लोकसभा से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि वह शर्मिंदगी का विषय है उन विश्लेषकों से जो भाजपा को बाहर मार रहे हैं 2024 के चुनाव से। देखिए, आम आदमी पार्टी एमसीडी की जब बात करते हैं तो केजरीवाल ने बड़ा ही गेम प्लान किया। उन्होंने परोक्ष रूप से धमकी दी वहां के मतदाताओं को कि अगर हम हारे तो आपकी बिजली पानी जो माफी है वो फिर अब चालू हो जाएगी, आपको बिल देना पड़ेगा, जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थोड़े बहुत वो भी बंद कर देंगे हम। परोक्ष रूप से धमकी दी है। और साथ में स्कूलों में जो हम काम कर रहे हैं वो भी हम बंद कर देंगे, बिजली पानी हम बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम बंद कर देंगे, बसों का जो फ्री किराया महिलाओं के लिए वो हम बंद कर देंगे। तो परोक्ष रूप से जो धमकी दी थी कि अगर हम हारे तो ये सब आपका बंद हो जाएगा, उससे भी वोटरों को डर लगा और उन्होंने कहा यार चलो मोदी जी तो लोकसभा में आएंगे, हम एमसीडी में आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं। सबसे बड़ा कारण ये था, इसीलिए इसको लोकसभा चुनाव के परिणाम से ना देखा जाए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं बात करता हूं हिमाचल चुनाव की। हिमाचल चुनाव में नड्डा जी की और धूमल जी के बीच का जो शीत युद्ध था वो सामने देखा गया, और जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमान किया था इन दोनों की लड़ाइयों में, उसका परिणाम भी देखने को मिला है। और अगर हिमाचल की हम बात करें, हिमाचल में ये कहा जाता है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, ये ट्रेंड है, पर मैं इसको ट्रेंड नहीं मानता हूं। बीजेपी इस बार जीत सकती थी अगर धूमल और नड्डा जी के बीच में इस तरह की लड़ाई नहीं होती, अनुराग ठाकुर और नड्डा जी के बीच में ये लड़ाई नहीं होती, कोल्ड वॉर नहीं होता। अब देखिए, अगर भाजपाइयों ने इस तरह की लड़ाई करनी है वरिष्ठ नेताओं ने, तो नुकसान होगा विधानसभा में। लोकसभा में यहां भी नुकसान नहीं होने वाला है। लोकसभा में जितनी भी सीटें हिमाचल की है वो निश्चित रूप से मोदी सरकार को ही मिलने वाली है, मोदी सरकार की वापसी में ही आने वाली है। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिमाचल चुनाव के मद्देनजर यहां पे आपने कुछ टिकट जितने भी आपके बागी हुए उन्होंने भी आपके वोट काटे हैं। अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड के चुनाव जब हुए थे तो यहां पे लगभग कांग्रेस वापसी कर सकती थी। वो लोग जो मोदी को पसंद करते हैं, वो लोग जो मोदी को 2024 में चाहते हैं, वो लोग भी चाहते थे कि इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए और कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस आपस में ही ईगो की लड़ाई लड़ रही थी। रणजीत सिंह रावत जी और हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए थे। इसी कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। और पुष्कर सिंह धामी ने जो अपने पहले कार्यकाल के 6 महीने में जो छक्के चौके मारे हैं, उससे भी बहुत बड़ा फायदा मिला बीजेपी को। यानी जो लौटता हुआ हारता हुआ विश्वास था मतदाताओं का बीजेपी के लिए, वो वापस लौटा दिया। और रही सही कसर, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बीच आपसी लड़ाई नहीं की है। और हरीश रावत जी को मैं सबसे बड़ा खलनायक कांग्रेस के इसलिए मानता हूं क्योंकि उन्होंने कई ऐसे टिकट काटे हैं जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। दो सबसे बड़े, पहला उदाहरण गंगोत्री सीट के संजय डोभाल जी। संजय डोभाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी विधानसभा के ट्रांजिट हॉल में जहां विधायक रहते हैं। तो उनसे मेरी बात चर्चा में परोक्ष रूप से उन्होंने बात की, अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मेरा टिकट हरीश रावत ने काटा और देखिए आज मैं विधायक हूं। और ऐसे ना जाने कितने टिकट उन्होंने कटवाए हैं और उसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं रामनगर का। अगर यहां रणजीत सिंह रावत जी को टिकट मिल जाता या हरीश रावत जी खुद यहां चुनाव लड़ लेते तो निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस को मिलने वाली थी। यानी कि ये वो उदाहरण है। देखिए, लोग ये कहते हैं कि जो बीजेपी समर्थक है वो कांग्रेस को वोट करने वाला था यहां पर। तो यानी कि विधानसभा में और लोकसभा में वोट करने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी मैनपुरी की सीट को बंपर वोटों से जीता है और उसके लिए लोकसभा का चुनाव था, उसे जीतना है। देश की जो मैनपुरी सीट है वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। अभी मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है, उसका सहानुभूति वोट भी उन्हें पड़ना था और मोदी अंदर मोदी बड़े खुश हो गए। उन्हें लगता है कि देखो भाजपा को हराने का रास्ता मैनपुरी से खुल रहा है। रामपुर की अगर हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भाजपा ने पहली बार ये सीट जीती है। खतौली की सीट हार गई है भाजपा।
बिहार के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने एक सीट जीती है। यानी कि इन चुनावों से हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है। पहली बार ईवीएम को कोई दोष नहीं दिया गया है। पहली बार सभी लोग बड़े खुश हैं, चाहे मोदी के समर्थक हैं या मोदी के विरोधी, सभी बड़े खुश हैं। तो फिलहाल एक बात दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं यहां पे इस चैनल के माध्यम से कि सन 2024 में मोदी जी बंपर वापसी कर रहे हैं। एमसीडी के चुनाव को लोकसभा के चुनाव से जोड़ने वाले, हिमाचल के विधानसभा चुनाव को लोकसभा से जोड़ने वाले, मैनपुरी की सीट को लोकसभा से जोड़ने वाले, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए। और अगर आप सही राजनीतिक आकलन करेंगे तो आप कांग्रेस को भी सही दिशा के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करवा सकते हैं। कोई कांग्रेस अपनी कमजोरी को पहचानेगी। अगर आपने उनको अभी से हवा में चढ़ा दिया कि देखो ये एमसीडी के परिणाम, ये हिमाचल के मोदी जी को सत्ता से उतार रहे हैं, तो ये कोरा झूठ है। मोदी जी सन 2024 में 300 से अधिक सीटें लेके आने वाले हैं। ये वीडियो संभाल के रखिएगा। और ये छोटा सा एक राजनीतिक विश्लेषण था, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल अगर यहां तक आए तो जो आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे विश्लेषण के लिए रवि के बिंदास बोल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना भूलें। जय उत्तराखंड, जय हिंद।